हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड एंड साथ ही साथ हम आपको गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब से संबंधित अपडेट भी अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो वो वीडियो तो आपको बीच बीच में मिलेंगी, साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं एलटी ग्रेड एंड और भी जो भी एग्ज़ाम है आपके यूपी ट्रिपल एससी कराता हो या चाहे यूपीपीएससी। तो सुबह के समय हम 8 बजे के करीब 8 साढ़े 8 तक करेंट अफेयर की क्लास यहाँ पर लाते हैं और शाम को ऐसे ही 8 से 9 बजे तक आपको जो है जी के जीएस की क्लास यहाँ पर मिलती है। इस समय जो चल रहा है हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है शाम की क्लास में एंड सुबह करेंट अफेयर चल रहा है। तो ये तो क्लास जरूर देखिएगा, इसमें संपूर्ण जी के जीएस हम कंप्लीट करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। एंड आपको अगर जॉब चाहिए तो भी हम अपडेट यहाँ पर देते रहते हैं, जो भी नई जॉब आती है उसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छोटी सी वीडियो होगी, देख लीजिएगा, करेंट अफेयर की है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका सच बताओ तो ये करेंट अफेयर जो है जनवरी 2025 का, क्योंकि पूरे कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा तो ये अभी 26 तक आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 1 ईयर का करेंट अफेयर या 6 मंथ का करेंट अफेयर लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 2026 तक ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो भारत की सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एन चंद्रबाबू, वन लाइनर के फॉर्म में प्रश्न है। एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। इनकी जो संपत्ति है 931 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति है इनकी। और अगर बात करें कि सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन रही हैं, तो सबसे गरीब मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, जिनके पास कुल 15 लाख की ही संपत्ति है, ठीक है। तो ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। एंड आपके सबसे रईस मुख्यमंत्री की बात करें तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं और 931 करोड़ रुपए की इनकी जो है संपत्ति है। दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो ये मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के। और तीसरे सबसे अमीर सीएम सिद्धरमैया हैं, जो कि कर्नाटक के हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो हाल में जो डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके रजत वर्मा, ठीक है, रजत वर्मा बने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इनका इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो ये डीबीएस इंडिया को 2024 में बेस्ट बैंक फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस इंडिया के रूप में ग्लोबल फाइनेंस से मान्यता मिली है। डीबीएस एक सिंगापुर की बैंक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किस कंपनी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो ये सेल कंपनी है। अगर हम इसकी बात करते हैं पूरी फुल फॉर्म की, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। और इससे प्रश्न बहुत बनते हैं स्टील से, आप जानते हो सभी एग्जाम में। तो इसे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे। ये एकमात्र महारत्न कंपनी है। हमने आपको एक जो फर्स्ट हमारी करेंट की वीडियो आई थी उसमें हमने आपको महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों के विषय में बताया था। तो आप बताइए कमेंट में कि महारत्न कंपनियों की संख्या, सॉरी मैं तो लिख नहीं जा रही थी, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपकी बात करें महारत्न कंपनी, इसे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे, मतलब जो आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इससे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे। ये एकमात्र महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और इसका हेड ऑफिस पूछा जाए तो नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस राज्य ने 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप की, तो ये 2024 का खिताब जो है केरल ने जीता था। और पूछा जाए हराया किसको था, तो चंडीगढ़ को हराया था, ठीक है। प्रश्न 5 है 20वीं एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, यहाँ पर वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप है 2024 का आयोजन पूछा जाए कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। विजेता पूछा जाए जापान था, हारा कौन था, तो साउथ कोरिया था, ठीक है। तो 20वीं एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। स्टेडियम पूछा जाए तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है। विजेता कौन जीता? जापान जीता। हारा कौन था? साउथ कोरिया हारा था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में जो मतलब सबसे पहले कब हुआ था? 1938 में हुआ था और जीता भी जर्मनी में था। तो प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप पूछी जाए कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी, 1938 में हुई थी और जीता भी उस समय जर्मनी ही था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
देश का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? तो देश का पहला ग्लास ब्रिज जो बना है तमिलनाडु में बना है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 30 दिसंबर को कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत की पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक है, किसका उद्घाटन किया? भारत की पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। किसने किया? मुख्यमंत्री के स्टालिन ने किया था। कहाँ किया? कन्याकुमारी के समुद्र पर यहाँ पर किया था। ठीक है, ओके, ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। ठीक है, इस ग्लास ब्रिज की लंबाई 77 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। अब टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट की ऊंचाई तिरुवल्लुर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, जो टूरिस्ट आते थे उन्हें बहुत घूम के बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। अब वो क्या करेंगे? कन्याकुमारी, ठीक है, के तट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा पर ये पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च पूछा जाए तो 3700 करोड़ रुपए किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया है। स्पेसएक्स का पूरा नाम आपको बताना है। तो 30 दिसंबर 2024 थे। अगर पूछा जाए कब स्पेसएक्स को मिशन को लॉन्च किया गया, तो 30 दिसंबर 2024। किसने किया है? इसरो ने किया है। ठीक है, तो लॉन्च किया है। स्पेसएक्स का पूरा नाम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये फुल फॉर्म अभी एग्जाम में एक में पूछी गई है, इसलिए ये याद रखना आपका जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स इसका जो है नाम है पूरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कागेद नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में जो कागेद कागेद नृत्य महोत्सव है वो सिक्किम में जो है मनाया गया। कहाँ मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया। और अगर हम बात करते हैं, जो ये कागेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया, ये एक जीवंत बौद्ध परंपरा है जो बुराई पर विजय का प्रतीक है। तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में 28वें और 29वें दिन से सिक्किम में प्रतिवर्ष ये मनाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, कौन सी परंपरा है? बौद्ध परंपरा पर आधारित है ये, जो बुराई पर विजय का प्रतीक है। कागेद महोत्सव तिब्बती कैलेंडर के 10वें महीने में ये मनाया जाता है अगर पूछा जाए, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में ये 28वें और 29वें दिन से सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाते हैं। ठीक है, ये महोत्सव 8 तांत्रिक देवताओं को समर्पित है जिन्हें कागेद के कहा जाता है। जो कागेद का मतलब पूछा जाए तो यह 8 तांत्रिक देवताओं की वजह से कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो इसरो का हम पढ़ रहे थे, प्रश्न अभी आया था इसरो वाला, ये इसरो स्पेसएक्स मिशन, तो ये पीडीएफ में थोड़ा उल्टी पीडीएफ सेट हो गई है, तो इसको हम बात करते हैं। मेरे फ़ोन में ही कुछ दिक्कत है, इसमें हर कोई भी पीडीएफ कन्वर्ट करती हूँ तो उल्टे पेज जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। इसकी थोड़ी थ्योरी ये समझ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च करने के साथ ही भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया। पहले अमेरिका, रूस, चीन, इनके बाद स्पेसएक्स मिशन लॉन्च करने वाला भारत पूछा जाए कौन सा देश है, तो चौथा देश बन गया है। इस मिशन में 2 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से लॉन्च किया जाता है और जिसे अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद जोड़ा गया। इस प्रक्रिया को ही डॉकिंग कहते हैं। तो जो सैटेलाइट होते हैं इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो डॉकिंग कहलाती है। ये काम काफ़ी मुश्किल होता है और आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV-6 से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जो आपका ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो PSLV-6 के द्वारा स्पेसएक्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटो बायोग्राफी को लॉन्च किया है, तो स्टम्प्ड के नाम से। सैयद किरमानी ने जो ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है स्टम्प्ड के नाम से की है। इसके लेखक जो है कौन कौन है, तो देवाशीष सेनगुप्ता हैं और दक्षेश पाठक इस जो है ऑटोबायोग्राफी में शामिल है, मतलब इसको लिखने में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस IIT ने दर्द रहित, यहाँ पर दर्द रहित होगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाक सिरिंज विकसित की है। मतलब एक ऐसा इंजेक्शन जिसमें दर्द नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ये है IIT बॉम्बे ने ये विकसित की है। इसमें जो सिरिंज के बजाय शाक वेब का इस्तेमाल
किया जाता है। और ये जो शार्क वेव होती है इतनी मतलब इसकी पावर हाईएस्ट होती है कि परतों को साउंड की स्पीड से तेज़ गति से भेजती है। मतलब जो हमारी स्किन की परतें होती हैं, त्वचा की जो हमारी परतें होती हैं, उसमें ये जो साउंड म्यूजिक हम सुनते हैं ना, उसके साउंड से भी तेज़ गति से ये हमारी स्किन को में जा सकती है। ठीक है, और इंजेक्शन भी लग जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्पीड इतनी होगी वो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 11, ये याद रखना किसने, IIT बॉम्बे ने इसको बनाया है, इस इंजेक्शन को। ठीक है, शार्क सिरिंज सुई विकसित की है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे। ठीक है, कहाँ? लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे ये जो है किया है। आगे हम बात करते हैं, लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पर? लद्दाख में। कौन सी झील? पेंगोंग झील। ठीक है, किसने किया है? भारतीय सेना ने। कितनी फीट की ऊंचाई की? 14,300 फीट की ऊंचाई पर। किसकी मूर्ति है, प्रतिमा है? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये प्रतिष्ठान मराठा योद्धा शिवाजी को श्रद्धांजलि और भारतीयों की मजबूत सीमा का प्रतीक है। अगर पूछा जाए, जो ये लद्दाख पेंगोंग झील पर जो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा बनाई गई है वो किसका प्रतीक है? तो एक तो शिवाजी को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, दूसरा भारतीयों की मजबूत सीमा का ये प्रतीक है। पीएम मोदी ने शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया था। पीएम मोदी ने अगर बात करें, पूछा जाए शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था, तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। प्रश्न है, चर्चा में रही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2021 में किया। ठीक है, चर्चा में रही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ, आपने आयुष्मान कार्ड बहुत सुना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू तो हुआ था 2021 में। लेकिन आगे बात करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता किया है, जिसमें दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लागू करने की बात कही गई है। योजना अवधि अगर पूछा जाए तो 2021-22 से 2025-26 तक इसकी रहेगी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में हमने करेंट के क्वेश्चन कुछ कम रखे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप लोग अभी वीडियो बहुत कम देख रहे हो। क्या आप लोग मतलब हमारा कंटेंट इतना ख़राब है कि आप लोग वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आज का कंटेंट थोड़ा कम आपको ज़रूर मिला है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, देखते हैं प्रॉपर तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, तो हम आपको ये वीडियो के क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे एंड प्रैक्टिस भी आने वाले समय में। ये एक्चुअली ये वन लाइनर है, तो करेंट अफेयर आप वन लाइनर भी पढ़ सकते हो, तो इसमें कोई प्रैक्टिस की मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, समय रहा तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे, बकाया आप लोग पढ़ ही रहोगे। मेरा काम है यहाँ पर वन लाइनर में आपको समय पे कंटेंट देना, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पर है LT ग्रेड का, तो इसलिए हमारा यहाँ पर वन लाइनर ही चल रहा है। ये थोड़ा पेन यहाँ पर चल नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वन लाइनर मिल रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। ओके, चाहे करेंट हो, चाहे GK GS हो, सब, जिससे आपकी 1.5 महीने का जो समय है एग्ज़ाम में, हमारी तैयारी हो सके। तो आई होप ये जानकारी आपके काम आएगी एंड मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।